नीट का जो 2017 का पेपर हुआ था तो उसका मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम ईवीएस का सॉल्यूशन डाल दिया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए, जो इसके कई बच्चों को क्या है दिक्कत होती है कि इनमें से क्रय मूल्य कौन सा माने या विक्रय मूल्य, उनके लिए एक सिंपल बताता हूं मैं। जिसके आगे जो लिख रखा है, मतलब इसके आगे क्रय मूल्य लिख रखा है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य इसका कितना है, 16 है। तो हम सिंपल जान सकते हैं। तो देखिए, सीपी जो है 16 है और एसपी जो है 12 है। मतलब कि उसने 16 की चीज खरीदी और 12 में बेच दी, तो उसको कितने रुपए की हानि हुई, 4 रुपये की हानि हुई। पर उसने रुपये नहीं पूछे हैं, उसने पूछा है कितने प्रतिशत। प्रतिशत के लिए आप सभी को पता ही होता है, जितने की लाभ या हानि हो वो हम ऊपर लिखते हैं। नीचे जो सीपी होता है, मतलब क्रय मूल्य होता है, खरीदी हुई चीज पर ही तो हमको हानि होगी और लाभ होगा। जो चीज हमने खरीदी नहीं तो उस पर लाभ या हानि कैसे हो सकती है। तो खरीद कितने की रखी है, 16 की, तो नीचे कितना आ जाएगा, 16। और प्रतिशत के लिए हम क्या लिख देंगे, 100। तो 4 पे जाएगा ये, और 4 को हम 100 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% की क्या है उसको हानि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 25% की उसको हानि हुई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक बेसिक कर सकते हैं, एक ट्रिक कर सकते हैं, और एक और बेसिक कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको ट्रिक भी बता दूंगा और एक वाली बेसिक भी बता दूंगा। देखिए, उसने बोला श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है और उसने कुछ राशि 10 शेष जो बच गई वो 12% है, तो वह बैंक में जमा कराई। पहली जो राशि थी वह उस राशि का चौथा हिस्सा था, मतलब कि एक चौथाई हिस्सा था, और जो शेष राशि बच गई उसका 5वां हिस्सा था। इस प्रकार से यदि 2 वर्षों के बाद उसको कुल ब्याज 2500 मिलता है, तो उसने जो टोटल राशि थी वह कितनी जमा कराई थी वह बताइए। तो टोटल राशि उसने पूछी है, उसने कितनी जमा कराई थी। तो देखिए, मैं मान लेता हूं जो टोटल डिपॉजिट की करवाई गई राशि एक्स थी, ठीक है भाई। तो उसका दो हिस्से थे, जो पहला हिस्सा था उसको मैं मान लेता हूं 4x, और दूसरा उस हिस्सा था मेरे पास 5x। अगर मैं इसको रेशो में निकालना चाहूं तो टोटल मेरे पास कितना हिस्सा था, 9x था। क्योंकि पहला हिस्सा उसने चौथा हिस्सा में दिया, चौथा हिस्सा दिया, और दूसरे का 5वां हिस्सा दिया। अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपये मानी, टोटल 100 रुपये राशि जमा करवाई, पहले का चौथा हिस्सा कितना हो गया आपको पता ही है, और दूसरे का फिर 5वां हिस्सा वो भी हो गया। तो इसलिए मैं रेशो में निकाल लेता हूं। तो पहली कितनी हो गई, 4x हो गई, दूसरी कितनी हो गई, 5x हो गई। अगर टोटल टोटल कितना हो गया मेरा, 9x हो गया। तो सिंपल सी बात है, जो भी ऑप्शन आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन 11,250 हमारा 9 से भाग हो जाता है, तो यह हमारा क्या है, राइट आंसर निकल जाता है। ये तो रही ट्रिक की बात। अब इसको बेसिक से किससे करेंगे, तो एक सिंपल सी बात है। पहली राशि हमने कितनी मानी है, 4x मानी है। कितने साल के लिए, 2 वर्षों के लिए उसने बोल रखा है, तो 2 साल के लिए। पहले का दर कितना है, 10%, तो इंटू 10%, और अपोन में कितना आ जाएगा, 100, प्लस दूसरी राशि कितनी थी मेरी, अपोन में कितना आ जाएगा, 100, और कितना ब्याज मिलता है, 2500 ब्याज मिलता है। अगर अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकल के आती है, x की वैल्यू निकल के आती है हमारी 1250, ठीक है। और हमारा टोटल कितना हिस्सा था, 9x था। तो x की जगह वैल्यू इसकी पुट करेंगे 1250, तो कितना आ जाता है, 11,250। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से ये बेसिक हमारा बन जाएगा। तो बेसिक जिसने करना है इस प्रकार से ये बेसिक भी कर सकता है, और ट्रिक मैंने बताई दी है। अब डायरेक्ट रेशो लो और रेशो से इसको सोल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए भाई, 3 लीटर पानी और जो चीनी के 3 लीटर के मिश्रण में 40% चीनी है। मतलब क्या बोला उसने, पानी और जो चीनी है ना वो कितनी है, टोटल 3 लीटर है। तो मैं लिख लेता हूं, मिल्क और शुगर केन कितने लीटर है, 3 लीटर है।
फिर उसने बोला जो ये मिश्रण था उसमें 40% चीनी है, मतलब कि 3 लीटर का 40% करेंगे, मतलब 3 का 40% करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप सभी को पता ही है 1.2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, शुगर केन कितनी है 1.2 लीटर है। फिर उसने बोला यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए, किसमें बोला उसने, मिश्रण में मिला दिया जाए। मिश्रण का मतलब क्या है, जो ये मिश्रण था इसमें मिला दिया जाए। तो 3 लीटर तो पहले ही थी ये, अगर इसमें एक और मिला दूं तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 4 हो जाएगा नया। फिर उसने बोला तो नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताइए, नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताइए। तो देखिए, तो चीनी हमारे पास कितनी थी 1.2 लीटर, यहां लिख देता हूं चीनी हमारी कितनी निकल के आई थी, क्या लिख देंगे 100। तो पॉइंट को उठाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10, ये कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा, जीरो से जीरो चली जाएगी, 10 की गुणा 3 से करूंगा कितना आ जाएगा 30%। तो इस प्रकार से जो नए मिश्रण का, जो नया मिश्रण जो निकल के आया है चीनी का, कितने प्रतिशत निकल के आया है 30% निकल के आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार से इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब है दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y के मान किसके बराबर है। देखिए इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं, मतलब कि डायरेक्ट ऑप्शन से। और डायरेक्ट ऑप्शन से किस प्रकार से कर सकते हैं, जो भी पैरेललोग्राम होता है वह उसके बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये किस में होता है पैरेललोग्राम में होता है, मतलब कि समांतर चतुर्भुज में होता है। तो चलिए पहले डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन से कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। मैंने बताया पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली भुजा, तो पहले हम इस भुजा को ही उठा लेते हैं डायरेक्ट। ये क्या है 2x प्लस 5y किसके बराबर है 150 के। मतलब कि x और y की जगह ऑप्शन में से हम वैल्यू पुट करके देख लेंगे, जो 150 के बराबर आ जाएगी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट राइट आंसर ही उठा लेता हूँ बी ऑप्शन। देखिए x की जगह मैंने 12.5 रखा, तो 12.5 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ 25। y कितना दे रखा है इसने 25 दे रखा है, 25 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, तो कितना हो गया 150। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। है 2x प्लस 5y इक्वल 150। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x प्लस वाई इक्वल 75 डिग्री। अब आप इन इक्वेशन को इक्वल करके सोल्व कर सकते हो। इक्वल कैसे करोगे भाई, ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इस प्रकार से आप कट करके आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हम इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, वह 11 रुपये में 10 की दर से इन्हें बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बराबर बताइए। पहला तो उसने ऑप्शन में बच्चों को थोड़ा हाँ ये दे दिया प्रतिशत होगा, अगर यहाँ पे ये बोलता ना प्रतिशत या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो बच्चे कई बच्चे गलत करते अगर ऑप्शन चेंज करते तो। पर देखिए सोल्व करते हैं, रुपये एक साइड लिख लेते हैं, वस्तु एक तरफ लिख लेते हैं। पहले उसने बोला 10 रुपये में 11 की दर से, दूसरी स्टेटमेंट में बोला 11 रुपये में 10 की दर से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 की करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की 10 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, 11 की 11 से करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो कितने का डिफरेंस आया 21 रुपये का आया। उसने ऑप्शन में बोल ही रखा हमको कितने प्रतिशत लाभ हुआ 21 रुपये का हुआ, पर उसने बोला प्रतिशत में बताइए, तो प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है 21, किस पे होता है सीपी, सीपी कितना हमारा 100, और इनटू में प्रतिशत के लिए 100, तो 100 से 100 चला जाएगा, तो हमारा कितने प्रतिशत लाभ हुआ 21% का हमारा जो है लाभ हुआ, हमारा क्या हो जाएगा 21% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका सिंप्लीफिकेशन। 5/7 प्लस 4/9
इक्वल है 2 सही 125/126। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। x को अगर मैं बाहर निकाल लूं, मान लीजिए मैंने x को बाहर निकाल लिया और जो इसको भी मैं सोल्व कर लेता हूं, 126 गुणा 2 प्लस 125, तो कितना हो जाएगा 377 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 377। तो लिख सकता हूं 377 अपॉन कितना है ये 126। 377 अपॉन कितना हो जाएगा, यहां लिख देता हूं नीचे में, x इक्वल 377 अपॉन 126। अब माइनस ये संख्या उस तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो इनका एलसीएम देख लेते हैं हमारा कितना आया। तो इनका 6 7 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। तो 126 एलसीएम हो गया। तो 6 की मल्टीप्लाई 6 को 126 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 21 पे जाएगा। 21 की 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। इसी प्रकार 7 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। इसी प्रकार 9 को करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 56। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, ये भी इसका टोटल जोड़ कितना आ गया 251 आ गया। तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं कि 377 अपॉन 126, इसको सोल्व करने के बाद मेरा आया x के इक्वल था ये, इसको सोल्व करने के बाद उस तरफ जाके माइनस हो गया तो हमने देखा 251 अपॉन 126 आया। एलसीएम कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। 377 माइनस 251, तो 7 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिंप्लीफिकेशन का था, आप सभी सोल्व कर सकते थे। तो राइट आंसर ए जो है हमारा हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, उसने दिया कि इन गिवन सर्कल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू, तो ये हमको दिया हुआ है, तो उसने वैल्यू बतानी है थीटा की। एक सिंपल सी बात है, देखिए मैं बताता हूँ। इसमें क्या है, जो ये है यहाँ पर भी सेम होगा। तो यहाँ पर 40 मेरे को दे रखा है, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा 40 उसका ही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब मेरे को क्या है, ये ट्रायंगल पता चल गई ADC। अब क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, मेरे को पता चल गया। दो मेरे को गिवन है, एक 85 है एक 40 है। तो एक 85 है और एक 40 है, एक थीटा है, और ये किसके बराबर होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं। 85 और 40 कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है 125 हो जाएगा। तो 125 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल 180 माइनस 125, तो किसके बराबर हो जाएगा 55 डिग्री के बराबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो गया, सी जो हमारा राइट आंसर हो गया। हालांकि ये तो मैंने लिख के बताया, आपको लिख के बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो ये एंगल है ये भी तो वही एंगल होगा। तो सिंपल सी बात थी, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण को मेरे को पता ही है, तो भाई एक 85 है मेरे को, एक 40 है, तो 85 और 40 125, 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 में से 125 गया, 55 डिग्री जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसने दिया निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। नहीं वाला पूछा है उसने। देखिए गणित की, क्योंकि गणित में फॉर्मूले भी होते हैं, सिद्धांत भी होते हैं, और उसकी एक अपनी लैंग्वेज है, बात ठीक है। गणित में अमूर्त परतों की व्याख्या का अवसर होता है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का क्या है, आधार है। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला ऑप्शन है ये तो ठीक है ही। गणित में अमूर्त परतों की व्याख्या का अवसर होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गणित अमूर्त होता है, अमूर्त विज्ञान कहा जाता है, ये भी बोल सकते हैं। गणित के अंतर्गत संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार होते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसके साथ मैं कुछ डिटेल्स भी बताता हूँ साथ के साथ, जो पेडागोगी के क्वेश्चन है, तो डिटेल्स पे चलते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए डिटेल्स देखते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए यह स्वरूप अवधारणाओं और तर्क और रचनात्मक से भरा होता है।
यह सुंदरता, अमूर्त और एकता की खोज के विचार से संबंध रखता है। गणित की एक अपनी भाषा है जिसमें सूत्र, अवधारणा, सिद्धांत होते हैं और प्रतीकों और नियमों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। गणित में इसकी विस्तृत श्रृंखला के कारण अमूर्त अवधारणा को समझाने की गुंजाइश है, जिसमें तर्क और कारण शामिल है। इसमें संख्याएं, स्थान, माप गणित के आधार हैं और एक संख्या एक गणितीय वस्तु है। क्वेश्चन की पूरी डिटेल्स। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करती है? तो सिंपल सी बात है, यह जो देखिए देश की उन्नति की बात कर रहा है तो ये किस में आ जाता है? सामाजिक मूल्य में आ जाता है। तो यह किस चीज का है? गणित का सामाजिक मूल्य है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार डिटेल्स बता देता हूं इसकी। देखिए, गणित को सीखने में हमको 10 मूल्य दिए गए हैं। कौन कौन सा? गणित का व्यवहारिक मूल्य जिसमें करना या गिनना होता है। गणित का बौद्धिक मूल्य जिसमें कल्पना हो गया, स्मरण हो गया। गणित का सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य में कौन कौन से आते हैं? देखिए, सहयोग हो गया, वस्तुनिष्ठता हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया। फिर उसने दिया गणित का नैतिक मूल्य। गणित के नैतिक मूल्य में कौन सा आता है? ईमानदारी हो गया, सच्चाई हो गया, न्याय हो गया, सम्मान हो गया। तो इस प्रकार से उसने अगला दिया गणित का अनुशासन दिया, जिसमें सरलता हो गया, शुद्धता हो गया, मौलिकता हो गया। गणित का सांस्कृतिक गाना या नाचना हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य शोध या पत्रिकाएं हो गई। गणित का कलात्मक कौन सा होता है? ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, संगीत हो गया। इस प्रकार से गणित देश के बारे में या उन्नति के बारे में पूछा था तो वह सहयोग या जो भी है किस में आ जाता है? सामाजिक मूल्य में आ जाता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सामाजिक मूल्य हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझे हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके। इसका मतलब क्या है कि उसने एक ऐसी योजना बनाई जाए कि विद्यार्थी का हम ये देख सकें कि भाई जो उसमें कमी है वह भविष्य में हम उसकी कमी में सुधार कर सकें। तो ये तो आप सभी को पता है, अगर हम ये सुधार की बातें करते हैं तो किस में आ जाता है? निदानात्मक में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिंपल था ये तो। देखिए, निदानात्मक हो जाएगा क्योंकि वह उसकी प्रक्रिया जान के और उसमें भविष्य के लिए उसमें सुधार करना चाहता है। तो क्या हो जाएगा? निदानात्मक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता? देखना, ये अनौपचारिक है, बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने अथवा चर्चा में व्यस्त हो, उनको सुनना, ये भी एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों को मॉनिटर करना, ये भी एक अनौपचारिक व्यवस्था है। विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच करने पर अंक या ग्रेडिंग, जिसको मार्क्स या ग्रेड देते हैं हम, वह औपचारिक के अंतर्गत आता है। तो उसने कौन सा पूछा? जो अनौपचारिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एक औपचारिक है। इसकी डिटेल्स बता देता हूं मैं, चलिए डिटेल्स पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। तो इस शब्दावली को किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने जस्ट ऊपर बताई थी एक इंफॉर्मेशन कि गणित क्या है? एक शिक्षण की भाषा है। तो हमने ऊपर भी देखा था। तो इस प्रकार से पहला ही आंसर क्या है? राइट हो जाएगा। चलो इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन बता देता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? तो देखिए, सबसे पहला, गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, हमने पहले भी पढ़ चुका है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है?
बिल्कुल ठीक है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का एक मार्ग है, ये भी ठीक है। अगर हम गणित को करेंगे तो एक नॉर्मल सी हमारी तर्क की आदत बन जाती है, ये भी ठीक है। अब आते हैं, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गणित एक अमूर्त विज्ञान है या कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको, तो चलिए पहले डिटेल से बता देता हूं। देखिए, विभिन्न गतिविधि आधारित सीखने में छात्रों का संलग्न करना, या फिर इसे तार्किक तर्क का विज्ञान भी कहा जाता है, और यह एक अमूर्त विज्ञान है। इसे संख्या और अंतरिक्ष का विज्ञान भी कहा जाता है। यह दुनिया के छिपे हुए पैटर्न को प्रकट करता है, जो मन में तर्क करने की आदत को बसाने में मदद करता है। अगर गणित की विशेषताएं इसके तर्क हो गई, अवधारणाएं होगी, एक कला के साथ साथ एक विज्ञान और विज्ञान का स्वरूप भी है। गणित ठोस होने के साथ साथ एक अमूर्त विज्ञान भी है, इसलिए गणित एक अमूर्त विज्ञान नहीं है। यह गणित की विशेषता के बारे में सही नहीं है। तो इस प्रकार से उसने सही के बारे में ही पूछा था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको क्या कहा जाता है, ये तो डायरेक्ट है, इसमें तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। कि गणितीय समस्याओं के हल करने के दौरान पूछा है, तो गणित की जो त्रुटि विश्लेषण होता है वह बोला जाता है इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल्स बता देता हूं इस क्वेश्चन की भी मैं। देखिए, किसी चीज के तत्वों या संरचना की विस्तृत परीक्षा को विश्लेषण के रूप में जाना जाता है, जबकि किसी चीज के तत्वों या घटकों के संयोजन को संश्लेषण के रूप में जाना जाता है। यहाँ इस प्रश्न में त्रुटि का विश्लेषण किया जा रहा है। तो गणित के प्रश्नों को हल करते समय छात्रों द्वारा त्रुटि की प्रकृति और विशेषताओं को जानने के लिए त्रुटि के बारे में जांच करना महत्वपूर्ण है, और गणित में त्रुटि विश्लेषण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह प्रश्न और त्रुटि की घटना के मूल विश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी को पता चल गया होगा, गणित की त्रुटि से विश्लेषण जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसने बोला, अगला क्वेश्चन, कि नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाली परिस्थितियों को क्या कहा जाता है? तो उसने पूछा है कि उन परिस्थितियों को क्या बोला जाता है नए पत्ती के अकॉर्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, उसका राइट आंसर हो जाएगा परिचय, क्योंकि परिचय एक नए विषय की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कक्षा में एक शिक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई स्थिति है। कक्षा में एक नए विषय का परिचय शिक्षण और सीखने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने ऑप्शन में पिछला ज्ञान भी दिया है। पिछला ज्ञान क्या होता है? कि ज्ञान के संदर्भ में छात्रों के स्तर का विचार प्राप्त करने के लिए पुराने विषय हो गए, चर्चा हो गई, या उन प्रज्ञात विषयों की परीक्षा है, और इस प्रकार छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर शिक्षण रणनीतियों, विधियों तथा प्रथाओं का पालन किया जाता है। तो इस प्रकार से उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिचय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? भाई देखिए, गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, ये भी ठीक है। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? गणित संबंधी कमजोरी मतलब कि जो मैथ में वीक है, उससे संबंधी कमजोरी कौन सी विधि नहीं है जानने की? विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न पूछना चाहिए, उससे पता चल जाता है बच्चे को कैसी नॉलेज है, किस प्रकार का, या उसका इंटरेक्शन होता है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन तो ठीक है। मौखिक कार्य है, हमने करना चाहिए, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करना चाहिए, ये भी ठीक है। डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों में तुलना करके। देखिए, हम किसी कोई दो विद्यार्थी हैं, उनकी आपस में तुलना करेंगे तो हम जान नहीं सकेंगे, उस वो तो कोई लॉजिकल नहीं बनता ना कि ये कमजोर है या नहीं है दो विद्यार्थियों की तुलना करके। तो ऑप्शन डी जो है गलत है। तो इस प्रकार से उसने गलती पूछा है, तो डी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पूर्णांक संख्याएं दी गई हैं,
यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 1 बचता है। तो छोटी संख्या किसके बराबर है बताइए। देखिए सिंपल है, मैं बता देता हूं आपको किस प्रकार। मान लीजिए मैंने जो सबसे बड़ी संख्या है या लार्जर नंबर है वो तो मान ली है मैंने x मान लिया है, और जो स्मॉलर संख्या है वो मैंने मान ली है y मान लिया है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या मैंने x मान लिया है, सबसे छोटी संख्या मैंने y मान लिया है। तो उसने बोला यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को, मतलब कि संख्या कितनी है 3 गुने को, 3 गुना मैं बोल सकता हूं, अपॉन क्या हो जाएगा, छोटी संख्या से भाग किया जाता है। छोटी संख्या हमारी क्या है तो y लिख दूं मैं यहाँ पे। ठीक है, और उसने क्या बोला, ये करने के बाद भागफल 4 और शेषफल 3 बचता है, मतलब कि भागफल 4 और शेषफल कितना बचता है, तथा शेषफल हमारा 3 बचता है। ठीक है भाई, इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई। ठीक है भाई, क्लियर। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने बड़ी संख्या x मानी, छोटी संख्या y मानी। उसने बोला बड़ी संख्या के 3 गुने को, मतलब कि x को 3 से गुना करूंगा तो 3x हो जाएगा, सिंपल है। और इसको y से भाग किया जाता है तो क्या बचता है हमारा, भागफल 4, भागफल हमारा 4 और शेषफल हमारा 3। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा, इस तरफ ले आऊंगा तो इसको माइनस को हो जाएगा 4y, और इक्वल कितना बच गया 3। तो इस प्रकार से मैंने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली। इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन निकाल लूंगा। यदि छोटी संख्या क्या है y माननी है मैंने, उसके 7 गुने को तो 7y लिख दूंगा, और बड़ी संख्या से भाग किया जाता है, x से भाग किया जाता है, तो भागफल 5 बच जाता है मेरा, और शेषफल 1 बचता है। तो इस प्रकार से 7y इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा 5x और इक्वल 1। ये इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड बन गई। बस अब इनको हल कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कैसे, पहली स्टेटमेंट मेरी क्या आई थी, पहली इक्वेशन आई थी मेरी 3x 4y, और कितना शेषफल बचता था 3 बचता था। दूसरी 7 गुना, मतलब कि 7 गुने का मतलब क्या था, छोटी संख्या मैंने क्या माननी थी y माननी थी, तो 7y आई थी। और बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, भागफल कितना बचा था 5 बचा था, तो -5x आया था, और इक्वल शेषफल कितना बचा था 1 बचा था। अब हम इसको इक्वेशन को हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए हम ऊपरली संख्या को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और निचली संख्या को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हल करने के बाद हमारी जो y निकल के आएगी, y निकल के आ जाएगी भाई 18। तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी हमारी आ जाएगी 25। तो उसने पूछा छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 18 हो जाएगी, बड़ी पूछता तो हमारी क्या हो जाती 25 हो जाती। तो मैंने इक्वेशन सोल्व करके नहीं दिखाई है, क्योंकि आप अगर टीचर की जॉब का पेपर दे रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको ये इक्वेशन तो सोल्व करनी आती होगी। हाँ, इक्वेशन कैसे बनेगी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दे रखी है आपके सामने, इसमें से 7, 6 और 9 के स्थानीय मान किसके बराबर हैं, इनके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या आपके सामने दी गई है और उसमें ना आपसे 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग पूछा है, योग किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम संख्या देख लेते हैं, संख्या क्या है 1 7 0 6 5 8 0 9, ये हमको संख्या दी गई है। तो उसने बोला है 7, 6 और 9 के स्थानीय मान का योग किसके बराबर है। तो 7 के नीचे हम 7 लिखेंगे। अब ये देखेंगे इसके पीछे जितने अक्षर है ना उतनी जीरो लिख देंगे। तो कितने इसके पीछे 6 अक्षर हैं तो 6 जीरो लिख देंगे हम। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 जीरो तो 6 लिख दिया। फिर उसको उसने दिया हमको 6 का स्थानीय मान बताना है। तो ये देख लेंगे इसके पीछे जितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं तो 4 जीरो लिख लेंगे। पीछे से शुरू कर लेते हैं, 1 2 3
4 जीरो हो गई और यहाँ पे हमारा 6 हो गया। और फिर लास्ट में उसने दिया 9। 9 कहाँ पे है? 9 तो लास्ट में ही है, लास्ट डिजिट पे आ जाएगा। अब इसका हम योग कर देंगे 7 0 6 0 0 0 9। तो 706 00009 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि सी ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी था, इसको भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने दिया यदि निम्न भिन्न दी हुई हैं उनको छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी भिन्न बीच में आएगी? तो उसने पूछा है बीच में कौन सी भिन्न आएगी, आपको दिया हुआ है। सबसे पहली स्टेटमेंट दी है 1/3। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, देखिए एक बार जूम कर देता हूं। पहली स्टेटमेंट क्या दी गई है? 1/3 दी गई है। जब कभी भी नीचे बड़ा हो ऊपर छोटा अक्षर हो तो उसके पीछे हम 0 मान लेते हैं। तो 1 को मैं क्या मान लूंगा? 10 मान लूंगा। तो 10 को मैं भाग करूंगा किससे? 3 से करूंगा। देखो इसका मतलब देखिए ये भिन्न दे रखी है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? 10/3 मान लेंगे, क्योंकि हमको डिवाइड करने में आसानी होगी। तो 10/3 कितना होता है? आप सभी को पता है 0.33 होता है। तो इस प्रकार से बोल रहा हूं मैं। तो 1/3 कितना हो जाएगा मेरा? 0.33 हो जाएगा। 31% किसके बराबर होता है? 31% का मतलब क्या है? देखिए दूसरी स्टेटमेंट 31% है, मतलब इसके नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 0.31 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया 3/10 दिया, तो मैंने वही दिया। 3/10 का मतलब क्या है? 0.3 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। फिर इसने नेक्स्ट दिया मेरे को, ये अपने आप दे ही रखा उसने, 0.313 स्टेटमेंट में दे ही रखा, 0.313 दे ही रखा है। फिर है 0.909 का क्या हो जाएगा? वो इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.303 जो है इसका राइट हो जाएगा। तो 0.303 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने करना था। तो उसने पूछा बीच में कौन सा अक्षर आएगा। सबसे पहले हम देख लेंगे सबसे छोटा अक्षर कौन सा है और सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है। हमने देखा सबसे छोटा अक्षर 0.3 है, तो ये कट कर दिया। सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है? 313 है, ये कट कर दिया। उसके बाद छोटा अक्षर कौन सा आता है? तो हमने उसके बाद देखा भाई ये आएगा, तो इसको कट कर देंगे। और इसके बाद क्या आएगा? ये हो जाएगा। तो बीच का कौन सा बच गया? तो 0.31 बच गया। ये किसके बराबर था? 31% की वैल्यू थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने एक स्टेटमेंट दी है मेरे को, यदि 9x 7 6 तो इस प्रकार से अपॉन -x 6y9 है, तो बताइए क्या होगा। इसमें देखिए भाई डायरेक्ट x और y की वैल्यू पूछी है, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन उठा सकते हैं। तो हमने ऑप्शन उठाया, राइट आंसर ही उठा लेता हूं मैं, ये ऑप्शन उठा लेता हूं, सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से? देखिए 9x की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 पुट कर देता हूँ, x की जगह, और 7 6 हो जाएगा। अब माइनस में करना है, x की वैल्यू हमने कितनी ली है? 5 ली है। 6 y की वैल्यू हमने कितनी ली है? 8, क्योंकि ये रहा ऑप्शन में, और 9 हो जाएगा। अपॉन में 3 और 7, और बीच में y का मतलब क्या है? y हमारा कितना है? 8 है, 8। तो देखिए 16 में से 9 गया 7, बिल्कुल ठीक है। आगे 16 में से 8 गया, 8 बचना चाहिए, हमने y की पुट की, बिल्कुल आया। फिर यहीं पर 14 में से 6 गया 8, तो दोनों y आया, बिल्कुल ठीक है। तो इसी प्रकार 8 में से 5 गया 3, तो ये भी ठीक है। मतलब कि जहाँ पे x था जहाँ पे y था, जो वैल्यू हमने रखी है वही आई है, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन क्या है? राइट है। इसमें ऑप्शन ही पुट करना था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि श्री x के पास 55,600 रुपये हैं और उसने इसे एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया। कितने गुना प्राप्त किया? 8 गुना प्राप्त किया। फिर उसने 57,986 रुपये दान कर दिए और पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश किया और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। तो अब x के पास कितना धन बाकी है? देखिए सिंपल है, वही बेसिक क्वेश्चन है। उसने बोला श्रीमान के पास ना 55,600 रुपये। फिर उसने बोला उसने इसे एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त हुआ। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 100 रुपये शेयर मार्केट में लगाए और जो बेनिफिट हो गया ना, मेरा 8 गुना प्राप्त हो गया। मतलब क्या? 100 का 800 प्राप्त हुआ ना, 8 गुना।
तो इसी प्रकार है, इसको हम 8 से गुना कर देंगे तभी तो 8 गुना प्राप्त होगा। इसने भी अपना किसी भी प्रॉपर्टी में या कहीं पर भी लगाया तो इसके पास जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, तो गुना करेंगे तो हमारे पास 444, 800 जो है हमारी वैल्यू आ गई। फिर उसने बोला इसमें से ना इसने 57,986 रुपये दान कर दिए, तो अब इसमें से हमें 57,986 रुपये लेस कर देंगे। तो जो वैल्यू बची, वैल्यू कितनी बच गई हमारी, तो 3,86,814 जो है इसमें से लेस करने के बाद बच गया। अब इसका 1/3 प्राप्त किया तो 1/3 से हम भाग कर देंगे। इसको कट करेंगे तो कितना हमारा राइट आंसर आ जाएगा, तो राइट आंसर हमारा 1,28,938 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन जो हमारा ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण किसके बराबर है। तो भाई देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन जो भुजाएं दी गई हैं वह आ जाएगा। तो सिंपल था, तो इसका फॉर्मूला 360 अपॉन भुजा कितनी दे रखी है, 9 भुजाएं हैं, तो इसको 9 से भाग कर दो, 9 चौक 36, 40 डिग्री जो है बाह्य कोण आ जाएगा। तो बी जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। तो बिल्कुल कई क्वेश्चन जो है बेसिक भी थे जिस बच्चे ने कर रखे थे। 114वां क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग, देखिए एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर। वर्ग वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, और स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। उसने परिमाप बोला है कितना है, 144 सेंटीमीटर है। और स्क्वायर मतलब क्या, परिमाप कितना होता है स्क्वायर का, 4a होता है। 4a किसके बराबर दे रखा है, 144 के बराबर दे रखा है। a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 36 के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारी कितनी है, 36 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब कि जो ये वर्ग है ना और जो आयत है इनका क्षेत्रफल दोनों में बराबर है। कहने का मतलब क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का लेंथ गुना ब्रेथ होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब मेरे को क्या है, वर्ग का तो क्षेत्रफल पता है। कैसे पता है, क्योंकि मैंने साइड निकाली थी। साइड मेरी कितनी आई थी, 36 आई थी। अगर मैं 36 का स्क्वायर करता हूं तो इसका मेरे पास क्या है, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है। कितना होता है, 1296 होता है। तो इसका मतलब क्या है, वर्ग का जो एरिया है ना वो 1296 है, और उसने बोला जो आयत है ना आपके पास वो इसके बराबर है। आगे पढ़ते हैं। अब उसने वो क्या बोला, तथा आयत की लंबाई 81 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई तो दे दी भाई उसने, बहुत बढ़िया बात है, आयत की लंबाई दे दी 81 सेंटीमीटर है। अब आयत की चौड़ाई और लंबाई का अंतर बताइए। तो अंतर मैं तभी बता सकूंगा जब मेरे को पास चौड़ाई होगी, और चौड़ाई भी मैं बता सकता हूं कैसे, मेरे पास 1296 है, सिंपल सी बात है, और मेरे पास 1296 वर्ग का एरिया है, तो आयत का एरिया भी 1296 उसने स्टेटमेंट में बोला है, दोनों इक्वल है। एक मेरे पास 81 है, 81 की मल्टीप्लाई किससे करूं कि 1296 आ जाए। 4 ऑप्शन दिए हैं, उठा के देख लो। तो 4 ऑप्शन अगर आप उठा के देखोगे, अगर मैं इसको 16 से गुणा कर देता हूं तो 1296 आ जाता है। तो इस प्रकार से आयत की लंबाई 81 दे रखी है, चौड़ाई 16 आ गई। तो उसने क्या बोला है, इनके बीच का अंतर क्या होगा, 81 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा, 65, जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा बस ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत थी। कई बच्चे इसमें 16 भी लगा के आएंगे, पर वो 16 चौड़ाई आई है भाई, उसने अंतर पूछा है, अंतर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि HCF आपके पास 408 और 1032 है, ये किसके बराबर है, 1032x माइनस 408y के बराबर है। और इस प्रकार से x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, तो x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले मैं क्या है, HCF निकालूंगा। किसका HCF निकालूंगा, 408 और 1032 का निकालूंगा। और अगर मैं इसका HCF निकालता हूं तो मेरे पास HCF निकल के आता है 24। तो HCF कितना निकल के आ गया, 24 आ गया। अब मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू पता है कितनी है, 7 होती है, और मैंने बताना कितना है, x माइनस वाई बताना है। तो एक सिंपल सी बात है, HCF किसके बराबर, 1000, यहाँ पे लिख दूं मैं 1032 x माइनस 408 वाई
कितने के बराबर आया, 24 पे आया। इसको मैं थोड़ा हाथ छोटा कर लेता हूँ, आसानी हो जाएगी। ये कटता है, 24 पे कटता है, तो कितना आ जाएगा, ये 43x माइनस 17y बराबर 1 हो जाएगा। मतलब कि पहली इक्वेशन मेरी ये आ गई। ठीक है भाई। और दूसरी इक्वेशन स्टेटमेंट में दे ही रखी है x प्लस वाई इक्वल 7, तो x प्लस वाई इक्वल 7। अब इनको इक्वल करके हम निकाल सकते हैं। कैसे करोगे भाई, डिवाइड कर लेंगे, नीचे वाले को 17 से भाग कर लेंगे, तो क्या है, ये तो कट जाएगा, 17y हो जाएगा, यहाँ पे 17x हो जाएगा। ठीक है भाई। और इसकी भी क्या मल्टीप्लाई, 17 से 119 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, दोबारा बता देता हूँ इक्वेशन कौन कौन सी आ गई। 43x माइनस 70y इक्वल 1 और x प्लस वाई इक्वल 7। इक्वल करने के लिए इसको 17 से गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17x हो जाएगा, यहाँ पे 17y हो जाएगा, यहाँ पे 7 की गुणा 17 से करेंगे तो 119 हो जाएगा। ठीक है, 119 हो गया, ये कैंसिल हो गया। 43 और 17 कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा इक्वल 119 और 1 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो उसने बोला x माइनस वाई बताइए, उसने क्या बोला, x माइनस वाई बताइए। तो इसमें मैं पुट कर दूंगा, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, y इक्वल 7 है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से अगर उसने मेरे पास, अगर यहाँ पे रखूंगा तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा जाके। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, तो इसमें पुट कर देंगे तो कितना राइट आंसर आ जाएगा, -3 जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमको x की वैल्यू भी पता चल गई, y की भी पता चल गई, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो हमने बता दिया। तो इस प्रकार से इस सवाल को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम है 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषय हैं, विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है। प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं। तो आवश्यक कमरों की सबसे कम या न्यूनतम संख्या किसके बराबर होगी। तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या किसके बराबर होगी। देखिए सिंपल है, सबसे पहले क्या करूंगा, इन तीनों का क्या है, HCF निकालूंगा। HCF क्यों निकालूंगा, क्योंकि मेरे को सबसे पहले ये देख लेता हूं अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो इन तीनों का HCF कितना आया मेरे पास, 15 आ गया। HCF कितना आ गया, इन तीनों का 15 आ गया। अब उसने न्यूनतम संख्या पूछी है, तो इसको क्या है, भाग कर दूंगा किससे, जो नंबर दे रखा है। 60 को 15 से भाग करूंगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। प्लस में 105 को 15 से भाग करूंगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 135 को 15 से भाग करूंगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हमारी टोटल आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को भी हम निकाल सकते थे। नेक्स्ट है, उसने दिया एक त्रिभुज है ABC मेरे पास, और AB इज बाइसेक्टर दे रखा है, एंगल BAC एंड AQ इज परपेंडिकुलर टू BC। तो AB जो है वह परपेंडिकुलर है, किस पे है, BC पे है, बिल्कुल ये रहा। ठीक है, उसने पूछा PAQ क्या हो जाएगा। तो उसने मेरे पास पूछा है PAQ क्या हो जाएगा। देखिए मेरे पास बाहर का एंगल पता है, तो मैं अंदर का तो आसानी से निकाल दूंगा, क्योंकि उसने CB भी दे रखा है, मेरे पास B भी दे रखा है। तो इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा लगाऊंगा, उसने मेरे पास PAQ पूछा है, एंगल PAQ पूछा है, ये किसके बराबर होता है, हाफ। जो ये दोनों एंगल दे रखे हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। हाफ इंटू एंगल B माइनस एंगल C हो जाएगा, मेरे पास अंदर का निकल के आ जाएगा। तो हाफ हो गया इंटू 75 में से 35 को लेस करूंगा, कितना हो जाएगा, मेरे पास 40 हो जाएगा। इसको भाग करूंगा, कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो PAQ कितना हो जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना है, 20 डिग्री जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए त्रिभुज में ABC में OB और OC क्रमशः हैं, एंगल B और C के समद्विभाजक हैं। तो एंगल BOC बताइए। देखिए एंगल BOC पूछा है,
जब कभी भी अंदर की तरफ कोण बनता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इंटरनल का क्या फॉर्मूला होता है? 90 प्लस एंगल जो दे रखा है, एंगल ए अपॉन 2 हो जाएगा। अगर ये है बाहर की तरफ पूछता तो यहाँ पर क्या है, 90 माइनस जो एंगल दे रखा होता वो अपॉन 2 हो जाता, बाहर की तरफ पूछता। ठीक है, पर उसने पूछा किसकी तरफ, अब अंदर की तरफ पूछा है तो 90 प्लस आएगा। तो 90 प्लस कितना दे रखा है उसने, 40 दे रखा है, 40 अपॉन 2 हो जाएगा। इसको 20 पे जाएगा तो 90 और 20 कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अगर ये यहाँ का पूछता तो हमारे पास क्या हो जाता, ये माइनस में हो जाता बीच में। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इस सवाल को भी कर सकते थे हम। नेक्स्ट सम क्या है, उसने बोला चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाओं बी और डीसी को आकृति अनुसार बढ़ाया जाता है, बढ़ा दिया, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पूछा है उसने। तो बिल्कुल देखिए भाई, जो एंगल वाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल वाई कहाँ पर है, ये है एंगल वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार एंगल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एक्स जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ए के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा कथन सत्य है, मैं लिख सकता हूं बड़ी आसानी से, एक्स प्लस वाई और ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, बार के आपस में प्लस हो जाएंगे, अंदर के आपस में प्लस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 लिख दिए जाते हैं। मतलब कि 98 नंबर देने थे और मैंने 108 नंबर दे दिए, मतलब कहने का मैंने कितने नंबर ज़्यादा दे दिए, उसको 10 नंबर ज़्यादा दे दिए, मतलब कि उसको मैंने 10 नंबर ज़्यादा दे दिए। इसका मतलब क्या है, उसका औसत बढ़ गया होगा। पर उसने पूछा इस त्रुटि के कारण, मतलब जो गलती हुई है या मिस्टेक हुई है, तो कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गया, वही मैंने बोला था कोई अंक बढ़ गया होगा। तो बताइए कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? भाई सिंपल सी बात है, जब मैंने बढ़ा के दिया है तो 1/5 बढ़ा है, कितने अंक देने पर, 10 बढ़ा है, तो ये उस तरफ जाके हम किस चीज़ का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो कितना है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 50 हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ईवीएस तो हमने डाली थी, साइकोलॉजी भी हमने डाल दी थी जिस बच्चे ने नहीं देखी है, तो मैथ का भी हमने सॉल्यूशन कर लिया है। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।